बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स, उसकी टाइप्स और डाटा की टाइप्स में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स एंड कैटेगोरिकल्स को डिस्कस किया। आई होप कि प्रीवियस क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर होगा, प्रीवियस लेक्चर वगैरह हमारा। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं फर्दर टाइप्स ऑफ डाटा। सबसे पहले हम लोगों ने डाटा को कैटेगराइज करना होता है कि ये डाटा हमारे पास न्यूमेरिकल्स में है या कैटेगोरिकल है। मींस दैट कि नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास इसकी वैल्यूज मौजूद हैं या नॉन नंबर्स की फॉर्म में वैल्यूज मौजूद हैं। उसकी एग्जांपल्स वगैरह हम लोगों ने देखनी थी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर ऑफ बुक्स इन योर बैग्स, तो आप लोग कहेंगे 2 3 4 5। तो ये नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एक न्यूमेरिकल डाटा है। कैटेगोरिकल डाटा के लिए जैसे मैंने आपको आपके मोबाइल फोन की एग्जांपल दी थी कि आपके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल फोन है, कौन सी गाड़ी आपके पास मौजूद है, आपके ड्रेस का कलर क्या है, ये हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा में आते हैं। अब हम लोगों ने इस डाटा को फर्दर क्लासिफाई करना है। से दैट आप लोगों ने एक मरतबा डिसाइड कर दिया कि हमारे पास जो डाटा है वो नंबर्स की फॉर्म में है, न्यूमेरिकल डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा है आपके पास। उस क्वांटिटेटिव डाटा की फर्दर टू टाइप्स हैं एंड दे आर नोन एज डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। अगर डाटा नंबर्स की फॉर्म में होगा ना, तो उसकी फर्दर टू टाइप्स हमारे पास आ जाएंगी कि वो या तो डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी या कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होंगी। डिस्क्रीट वैल्यूज कौन सी होती हैं? ऐसी वैल्यूज जो स्पेसिफिक जंप के बाद आती हैं। मींस दैट जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास। अब जैसे ही मैं काउंट करने लगूंगा ना, ये देखें 1, 1 के बाद मैं फौरन से कहूंगा 2, 2 के बाद 3। तो क्या आपको लगता है कि 1 एंड 2 के दरमियान वैल्यूज नहीं है? वैल्यूज मौजूद हैं, लेकिन क्या मैंने एक स्पेसिफिक जंप लिया, 1 का मैंने जंप लिया और मैं फौरन से 2 पे चला जाता हूं। 2 के बाद क्या 2 एंड 3 के दरमियान कोई वैल्यूज नहीं है? मौजूद हैं, लेकिन हम लोग इग्नोर कर रहे हैं उनको, और 2 से डायरेक्ट मैं पहुंच जाता हूं 3 के बाद। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर मैं एक और स्टूडेंट मैंने ऐड करना हो, क्या आपको पता नहीं है 3 के बाद मैं फौरन 4 पे जाऊंगा, उसके बाद 5 पे जाऊंगा? तो मतलब मुझे नंबर्स का पता है कि इसके बाद वाला नंबर मेरे पास क्या आने वाला है। ऐसी वैल्यूज को कहा जाता है डिस्क्रीट वैल्यूज, जो स्पेसिफिक जंप के बाद हमारे पास आ रही। जबकि कॉन्टिन्यूस वैल्यूज कौन सी होती हैं? कॉन्टिन्यूस ऐसी वैल्यूज मौजूद हैं जो स्पेसिफिक रेंज में अपनी तमाम तर वैल्यूज को अडॉप्ट करें। मींस दैट जरूरी नहीं इसमें होल नंबर्स आए, इसमें आपके पास डेसिमल एंड फ्रैक्शनल पार्ट भी शामिल हो सकता है। डेसिमल्स और फ्रैक्शनल पार्ट, जैसा कि मेरे पास वैल्यू आ सकती है 2.75, जबकि डिस्क्रीट में ये वैल्यू मेरे पास नहीं आ सकती। कॉन्टिन्यूस में मेरे पास वैल्यू 2.22 भी आ सकती है, डिस्क्रीट में ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, आप जैसे ही मेजर करने लगोगे, इन केस अगर आप लोग जाते हो ना, तो आप मुझे कहोगे 5 फीट 10 इंचेस, इवन कि वो एग्जैक्ट 10 इंच भी नहीं होता, 10 एंड इवन 11 के दरमियान भी हो सकता है। इवन कि अगर आप सेंटीमीटर्स में भी चले जाएं, तो आप लोग तमाम तर वैल्यूज को अडॉप्ट करेंगे। फिर ये आपने देखा होगा कि जब हमें टेम्परेचर हो जाता है, तो हम लोग उसको मेजर करने लगते हैं, जो थर्मामीटर यूज करते हैं। आपको पता है उसमें मरकरी मूव कर रहा होता है, वो एक स्पेसिफिक रेंज में हमारा टेम्परेचर होता है और उसमें मौजूद तमाम तर वैल्यूज को वो अडॉप्ट करता है। सेम केस विद ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बीपी ऑपरेटर्स अगर आपने वो पुराने जमाने वाला देखा हो, उसमें भी मरकरी मूव करता है, डिफरेंट वैल्यूज उसके साथ लिखी हुई हैं, तो वो भी अपनी तमाम तर वैल्यूज को अडॉप्ट करेगा। तो आप लोगों की हाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जिनका आंसर करते हुए आप एग्जैक्ट होल नंबर नहीं बताओगे। वैसे सिटी का टेम्परेचर देख लें, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो डेसिमल्स में भी वैल्यूज मौजूद हैं। हाँ, ये अलग बात है, जब आपको बताना हो तो राउंड ऑफ कर दी जाती है, लेकिन डेसिमल में मौजूद है। आप अपना वेट करने के लिए जाते हो, से दैट आपका वेट था 72.350। अब इसका क्या मतलब है? 72 किलोग्राम एंड 340 ग्राम्स। अब आप एग्जैक्ट किलोग्राम्स में नहीं आ रहे, साथ में आपका वेट ग्राम्स में भी जा रहा है। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे डाटा को कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर देती हैं। तो बुक में लिखा हुआ है हमारे पास, कहते हैं विद इन न्यूमेरिकल डाटा।
अब ये हमें बता रहा है कि ये जो चीज आपको बताने जा रहा हूं ना, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, ये विद इन न्यूमेरिकल डाटा मींस दैट न्यूमेरिकल डाटा की फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। क्या चीज? डिस्क्रीट डाटा वेरिएबल्स आर दोज दैट कैन नॉट that can only take on certain and separate values results from a count. The measurements of such variables increases or jumps in gap between possible values, whereas continuous variables can take any value within a given range. अच्छा, अब आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, एक तो चीज ये है कि जैसे ही मैं आपसे पूछूं कि भाई से दैट, मैंने आपसे पूछा भाई आपका वेट कौन सा वेरिएबल है, तो आपने ये सोचना है मैं वेट का अगर आंसर करने लगूंगा तो मैंने क्या आंसर करना है। तो आपके माइंड में आया कि मैं इन किलोग्राम्स वगैरह आंसर करूंगा। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि भाई जो किलोग्राम्स वगैरह मेरे पास मौजूद हैं वो नंबर्स की फॉर्म में जा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल डाटा है। फिर आपने ये सोचना है कि न्यूमेरिकल डाटा है तो क्या मैं एग्जैक्ट होल नंबर बताऊंगा? ये पॉसिबल है कि आप लोग वेट करने गए और आपका वेट एग्जैक्ट 70 किलोग्राम्स आ गया, ये पॉसिबल है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आज आपका वेट डिस्क्रीट डाटा कहलाएगा, इसका ये हरगिज मतलब नहीं। मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि जो हम लोगों ने इंडिविजुअल को बेस नहीं बनाना, हम लोगों ने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को बेस बनाना है। आपने ये सोचना है कि अगर मेरे साथ मेरे दोस्तों से भी पूछा जाता तो वो भी क्या सारे होल नंबर ही बताएंगे? तो आंसर आता है नहीं, हर किसी का वेट डिफरेंट डिफरेंट मौजूद है, वेरिएबल्स हैं। लेकिन वेट सिर्फ किलोग्राम्स में नहीं है, ये ग्राम्स में भी हमारे पास जाएगा। तो आप लोग कह दोगे कि ये मेरे पास कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, मुझे ये बताओ, जब वेट करने लगोगे वेट काउंट करोगे या मेजर करोगे? मेजरमेंट मेजर करोगे। ब्लड प्रेशर काउंट करोगे या मेजर करोगे? टेम्परेचर काउंट करोगे या मेजर करोगे? मेजर करोगे। तो जब भी मेजरमेंट करोगे ना, हमेशा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल आएगा। जब भी मेजरमेंट करोगे हमेशा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो आप ये देख लिया करो कि हम लोगों ने मेजरमेंट करनी है या हम लोगों ने काउंटिंग करनी है। अच्छा, आप मुझे बताओ, मैं अगर आपसे ये कहूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास डिस्क्रीट वेरिएबल है, लेकिन मैं इसको मेजर नहीं करूंगा, मैं इसको काउंट करूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे ये कहूं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए। नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स काउंट करेंगे। नंबर ऑफ बुक्स इन योर बैग, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं सारे। तो काउंटिंग के प्रोसेस से अगर हम लोग गुजरते हैं, जो इन्होंने लिखा था ना, रिजल्ट्स फ्रॉम अकाउंट, मींस दैट कि अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आपको डिस्क्रीट वेरिएबल मिलेगा, और अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल मिलेगा। आई होप कि आपको बातें समझ आ रही हैं। एग्जाम्पल्स में देखें, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और चिल्ड्रंस, साथ में कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल में हाइट वेट, कुछ एग्जाम्पल उसने बता दी, कुछ मैंने बता दी। आई होप कि आप लोग पॉइंट पिक कर जाओगे। नेक्स्ट वन इज नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। हमारे पास कोई भी डाटा होगा ना, वो नॉमिनल भी हो सकता है और वो ऑर्डिनल भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? देखिए भाई, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास ना 3 डिफरेंट नंबर्स हैं और मैं उनको अरेंज करने गया। मैंने उनको अरेंज किया 1 2 3, ये इसकी फर्स्ट अरेंजमेंट है। आप क्या पढ़ोगे इसको? 1 2 3 मतलब 123। ये नंबर क्या पढ़ा जाएगा? 123। अगर मैं इसकी अरेंजमेंट को चेंज कर देता हूं, मैं इसको लिख दूं कुछ इस तरह से, अगर आप लोग गौर करें ना तो लेटर्स तो मैंने, नंबर्स जो हैं वो तो वही पुराने ही यूज किए हैं। मैंने जस्ट उसकी अरेंजमेंट को चेंज किया, उसके ऑर्डर को चेंज किया है। क्या आप लोग कहेंगे कि 123 इज इक्वल टू 312? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। हालांकि सेम लेटर सेम नंबर्स में यूज कर रहा हूं, लेकिन इनसे इनके सिर्फ ऑर्डर को चेंज करने से इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। एम आई राइट? अच्छा, अब दोबारा से एक और एग्जांपल सुनो कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास 3 पर्सन हैं, मिस्टर ए, बी
एंड सी, ये उनका एक ऑर्डर है कि फर्स्ट नंबर पे मिस्टर ए आ जाता है, सेकंड पे बी, थर्ड पे सी। उनका मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है 3 लोगों का, जिसमें मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी शामिल थे। आप लोगों ने कहा कि सर ये ग्रुप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, आप ग्रुप को चेंज करें। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, अभी चेंज कर देते हैं। और मैंने न्यू ग्रुप बना दिया, सी ए बी। आप लोग कहोगे वाह क्या बात है, नया ग्रुप बन गया, अब ये अच्छा परफॉर्म करेगा। यही तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या ऐसा है। आप लोग तालियां बजाओगे, वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। क्या ऐसा है? ग्रुप में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर आप लोग गौर करें ना, तो इनको ऑर्डर चेंज कर लेने से आपके ग्रुप में, आपकी टीम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी इधर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है। सेम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वाला हाल कि क्या है जी, हम लोग आवाज उठाते हैं टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, वो कहते हैं टेंशन ही ना लो बाबर आजम, तुम ओपनर आ जाना शाहीन शाह के साथ। नहीं, टीम बन गई है हमारी कि हमने अपने ओपनर चेंज कर दिए हैं। अवाम खुश हो जाती है, वाह जी वाह क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। ऐसा ही है ना। और आप जैसे तालियां बजा रहे होते हैं उनके लिए। अब देखें, अगर और आपके डेटा के अंदर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस हो, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस से यह मुराद है कि अगर आप उन नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करो तो एक नया नंबर बन जाए, आपके लिए ऑर्डर की इंपॉर्टेंस हो, तो वो डाटा कहलाएगा ऑर्डिनल। और अगर उनके रीअरेंज करने से, ऑर्डर के डिस्टर्ब करने से उनके मीनिंग में कोई फर्क ना आए, तो कहलाएगा नॉमिनल। तो ये जो मेरे पास डाटा मौजूद है ना, ये डाटा मेरे पास कहला रहा है ऑर्डिनल। और ये वाला जो डाटा मेरे पास मौजूद है, ये डाटा कहलाएगा नॉमिनल। क्या आपको बातें समझ आ गई? देखिए आपकी बुक में सिर्फ कितना लिखा हुआ है, कहते हैं व्हेन डाटा हैज एन ऑर्डर इट कैन बी रेफर टू एज ऑर्डिनल डाटा। क्या अगर हमारे डाटा का ऑर्डर हो तो फिर ऑर्डिनल डाटा बनेगा। व्हेन नो नेचुरल ऑर्डर can be determined, then the data is with nominal data. Change in order would not change the meaning of the data। जैसे ए बी सी, सी ए बी, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा। आप मेरी बात, आप मेरी बातें पिक करके बात समझ आ गई? अच्छा, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि आप लोग स्टैटिशियंस नहीं बनने जा रहे हैं, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हैं। तो इस वजह से ये जो चीजें हैं ना, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग होती हैं। मतलब आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स इन डेप्थ जाके नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी कि जब आप लोग ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो आपको पता हो कि कैलकुलेशंस कैसे हो रही हैं, डाटा आपको कैसा मिल रहा है, उस डाटा को आपने अरेंज कैसे करना है, उस डाटा में से आपने सैम्पलिंग कैसे करनी है। ये चीजें आपके मतलब की हैं। तो उसके हवाले से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। और जहां तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे कि कोई आपको एग्जाम्पल दे देंगे और आपसे कहेंगे कि बताएं ये डाटा हमारे पास कौन सा है, और उसके लिए भी ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने वहां से सिलेक्ट करके बताना है कि हमारे पास ये डाटा है। तो आप लोगों ने ना इन चीजों को एज इट इज वर्ड बाय वर्ड नहीं याद करना। अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आपके माइंड में ना एटलीस्ट ऐसी बातें होनी चाहिए। कैसे? क्या आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि अगर मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स करूंगा तो वो न्यूमेरिकल डाटा बन जाएगा। अब कोई बात नहीं है, आप उर्दू में ही याद रखें। सिर्फ नॉलेज हमेशा माइंड में होना चाहिए, इसका लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं होता। ऑलराइट, हम यहां से ये कहें कि आपको इंग्लिश में सारी बातें याद करनी है, आप हो सकता है कि आप यहां से यहां तक सारा याद भी करके आ जाओ और मीनिंग का ही पता ना हो, तो ऐसे नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। तो आप लोगों ने ना चीजों को समझ के आगे लेके चलना है। फिर आप लोगों ने सोचा है कि अगर हम लोग नंबर्स का सहारा ना लें, हम लोग वर्ड्स में बता रहे हो, तो वो डाटा मेरे पास बन जाएगा कैटेगोरिकल। फिर ये बात याद रखनी है कि न्यूमेरिकल डाटा को ही क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं, कैटेगोरिकल डाटा को ही हम लोगों ने क्वालिटेटिव डाटा कहना है। न्यूमेरिकल डाटा की फर्दर 2 टाइप्स हैं, और वो हमारे पास हैं डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट क्या है? जो स्पेसिफिक जंप के बाद आए, सेपरेट वैल्यूज हमारे पास मौजूद होती हैं, फर्दर अगली वैल्यू का हमें पता होता है। कॉन्टिन्यूस क्या है? जो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर
अपनी कोई भी वैल्यू अडॉप्ट करने की सलाहियत रखती हो, वो हमारे पास हमारी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बन जाएगा। ऑलराइट, अब फर्दर आप लोगों ने क्या देखना है कि भाई अगर हमारे पास डाटा नॉमिनल ऑर्डर की फॉर्म में देखें, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस हो भी सकती है और ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं भी हो सकती। ऑर्डर की इंपॉर्टेंस से क्या मुराद है कि अगर मैं इसके ऑर्डर को चेंज करूं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो ऑर्डर आपके पास जो डाटा बनेगा वो बनेगा ऑर्डिनल, और अगर मैं इनके ऑर्डर को चेंज करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो डाटा कौन सा बन जाएगा, नॉमिनल बन जाएगा। अब अगर एग्जांपल देखो, मैं इन दोनों भाइयों को स्विच कर दूं कि भाई आप इधर बैठ जाओ आप इधर बैठ जाओ, डाटा में कोई फर्क नहीं आने वाला, नॉमिनल। लेकिन मैं इनमें से कहूं कि भाई आप इधर आ जाओ और मैं उधर चला जाऊं, फर्क आएगा, ऑर्डिनल है। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? चलें, आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही इसको तैयार रखना है। फर्दर क्लासिफिकेशंस की बात करें तो हमारे पास आता है क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज। क्रॉस सेक्शनल और, देखें भाई, टाइम सीरीज मतलब माइंड में आ रहा है कि कोई वक्त की बात करने वाला है, टाइम वक्त की बात करने वाला है। क्या मतलब कि अगर हम लोग डाटा लें अकॉर्डिंग टू टाइम, कि मुझे लास्ट के 5 इयर्स का रेवेन्यू बताओ, रेवेन्यू मतलब सेल्स वगैरह, हमारी टोटल इनकम, आप लोगों ने अकाउंटिंग में ये टर्म यूज करनी है या शायद कर चुके हो। रेवेन्यू से मुराद होता है वो जो हम लोग सेल्स कर रहे होते हैं ना, उस सेल्स की टोटल वैल्यूज को हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। ये चलें, अगर रेवेन्यू नहीं समझ आया मैं आपसे कह दूं कि भाई आप मुझे लास्ट के 5 इयर्स का प्रॉफिट्स बताओ, तो देखो मैंने लास्ट के 5 इयर्स मैंने टाइम के मुताबिक कहा है कि भाई मुझे इस साल का भी बताओ, लेकिन इस साल के साथ साथ प्रीवियस 4 इयर्स का प्रॉफिट भी बताओ। तो मैंने ना चीज तो एक ही मांगी कि मुझे प्रॉफिट्स बताओ, लेकिन साथ में मैंने टाइम को अटैच कर लिया कि मुझे जाकर लास्ट के 5 इयर्स के लिए बताओ। तो ये जो डाटा बनेगा वो बन जाएगा टाइम सीरीज डाटा। लेकिन अगर मैं इसी चीज को कह दूं मुझे इस साल का प्रॉफिट बताओ, तो जब मैं स्पेसिफिक कर देता हूं कि मुझे सिर्फ इस साल का प्रॉफिट चाहिए, तो वो डाटा मेरे पास बन जाता है क्रॉस सेक्शनल डाटा। डाटा on a cross section of a population at a distinct point, as the name suggests is क्रॉस सेक्शनल डाटा। अब देखिए यहां पर अगर आप लोग पढ़े ना, कभी कभी बुक आप लोगों को ना सही से गाइड नहीं कर रही होती, जैसे अब यहां से पढ़ा ना तो ऐसा सच कोई पॉइंट वाजे नहीं हुआ क्या कहना चाह रहा है। लेकिन जैसे ही उसने कहा ना कि हमारे पास एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर अगर हम लोग किसी डाटा की बात कर रहे हों, तो वो मेरे पास क्रॉस सेक्शनल डाटा बन जाएगा। से दैट आपके क्यूएम के 3 4 5 टेस्ट हो गए, मैंने आपसे कहा कि भाई आपके 5th टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, अब आपने मुझे मार्क्स बताने हैं, मेरे लिए वो डाटा है। लेकिन क्योंकि मैंने उसको स्पेसिफिक कर दिया था कि जस्ट 5th टेस्ट के मार्क्स आपने बताने हैं, तो ये मेरे लिए क्रॉस सेक्शनल डाटा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई फर्स्ट टेस्ट से 5th टेस्ट तक के मार्क्स बताओ, तो फिर टाइम सीरीज डाटा बन जाना है मेरे पास। अच्छा, ये टाइम जरूरी नहीं कि ईयरली बेसिस पर हो, ये टाइम वीकली बेसिस पर हो सकता है, ये टाइम डेली बेसिस पे हो सकता है, ये टाइम मंथली बेसिस पे हो सकता है। क्या मुझे हर मंथ का रेवेन्यू बताओ, आप मुझे हर रोज का रेवेन्यू बताओ, आप मुझे हर वीक्स का रेवेन्यू बताओ, ये टाइम इस हवाले से भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे इस दिन का रेवेन्यू बताओ, तब क्रॉस सेक्शनल हो जाने उस डाटा ने। ऑलराइट, अब देखिए यहां पर कहते हैं डाटा collected can contain multiple observations but would be particular to that point in time। कहता है कि आपके पास वैल्यूज काफी सारी आ सकती हैं, लेकिन वो सारी की सारी वैल्यूज सिर्फ इसी टाइम से रिलेट करती होंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि टेस्ट 5 के मार्क्स बताओ, तो आप जितने लोग बैठे हो मेरे पास उतनी ऑब्जर्वेशन आ जानी है, लेकिन वो डाटा होगा किसका, 5th टेस्ट के मार्क्स होंगे। तो वही बात ये कर रहा है कि आपके पास डाटा तो आ जाएगा, मल्टीपल वैल्यूज भी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आपके पास मौजूद होंगी, लेकिन वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेट करती होंगी। देन कहते हैं टाइम सीरीज डाटा यूजुअली ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ
single phenomena are collected and tracked over a period of time। कि आप लोगों ने किसी एक चीज को पकड़ लिया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन अब आप लोग ना पर्सन टू पर्सन नहीं जा रहे। देखिए मुझे ऑब्जर्वेशन चाहिए। पहली ऑब्जर्वेशन क्या, मैं आपसे कहूं कि भाई फिफ्थ टेस्ट के मार्क्स बताओ, फिफ्थ टेस्ट के मार्क्स, मैंने इस तरह से डाटा कलेक्ट कर लिया, मेरे पास मल्टीपल ऑब्जर्वेशन आ गई। दूसरा क्या है कि मैं स्टूडेंट एक ही उठाऊं, उसे कहूं कि हाँ जी मुझे फिफ्थ टेस्ट के मार्क्स बताना, उसने मुझे अपने मार्क्स बताए, मैंने कहा फोर्थ के बताओ, थर्ड के बताओ, सेकंड के बताओ, फर्स्ट के बताओ। अब देखो ऑब्जर्वेशन तो अभी भी आ गई, लेकिन क्या अब ये ना पर्सन को चेंज नहीं कर रहे, ये अब किसको चेंज कर रहे हैं, टाइम को चेंज कर रहे हैं। तो अब डाटा कौन सा बन जाएगा, टाइम सीरीज डाटा। तो एग्जांपल्स के तौर पर आपसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डाटा में सेल्स रेवेन्यू हो सकती है प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स फॉर ईयर वन। तो अगर आप लोग यहां पे गौर करो तो उसने टाइम को स्पेसिफिक कर दिया कि हमें बताओ फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, मल्टीपल स्टॉक पोजीशन फॉर क्वार्टर वन। अब यहां पर भी जैसे ही उसने क्वार्टर वन लिखा तो उसने टाइम को स्पेसिफिक कर दिया। जब गए टाइम सीरीज डाटा में कहते हैं ईयरली वाइज सेल्स रेवेन्यू। अब वहां पर सेल्स रेवेन्यू मतलब उसी स्पेसिफिक टाइम का था, लेकिन जहां पर ईयरली वाइज सेल्स रेवेन्यू, फिर यहां पर देखो क्वार्टरली प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स, जबकि वहां पे क्या थी, फर्स्ट ईयर की सारी प्रोडक्शन थी, लेकिन यहां पर क्वार्टरली प्रोडक्शन, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर की प्रोडक्शन। देन आपसे कहा गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई होप कि आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, मजा ही नहीं आना पड़ा जी। आई होप कि आपको क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज डाटा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। अच्छा ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग गाड़ी परचेज करने जाएं या इवन के आप लोग मोबाइल फोन परचेज करने जाएं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बिल्कुल न्यू ले लो या फिर सेकंड हैंड ले लो। न्यू ले रहे हो तो प्राइमरी है, और सेकंड हैंड ले रहे हो तो सेकेंडरी है। बस इतना सा फर्क है। क्या मतलब, अब अगर डाटा में इसको कन्वर्ट करें कि अगर डाटा आपको जरूरत है, अगर उस डाटा को कलेक्ट आप लोग खुद करते हो, आप लोग खुद उसको कलेक्ट करते हो, आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट खुद से परफॉर्म कर रहे हो, आप उसको खुद ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपको डाटा मिलेगा वो डाटा प्राइमरी डाटा कहलाएगा। ऑलराइट। लेकिन अगर कोई और आपको वो डाटा बताए या आप किसी और का डाटा इस्तेमाल करो, तो ऐसी सिचुएशन में वो डाटा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डाटा। मतलब फर्स्ट हैंड डाटा वो आपके पास प्राइमरी डाटा है, एंड सेकंड हैंड डाटा वो सेकेंडरी डाटा है। अब प्राइमरी डाटा में देखें, कहते हैं प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड स्पेसिफिकली फॉर द investigation process. Secondary data, on the other hand, is data previously collected and that may be relevant to the investigation under process। अब देखें कि भाई आपके पास भी ना डाटा जब आता है ना तो दो किस्म के ऑप्शंस हैं। पहला कि आप लोग अगर डाटा खुद से कलेक्ट करके उसको अपने यूज में लेकर आते हो तो वो डाटा आपके लिए प्राइमरी डाटा बन जाएगा। उसमें हमारे पास डायरेक्ट इंटरव्यूज हो सकते हैं, उसके बाद उसमें हमारे पास हमारा अपना एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि हम लोगों ने खुद से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हम लोगों ने खुद से इन्वेस्टिगेशन की, हम लोगों ने खुद से ऑब्जर्वेशंस की। ऐसे कोई प्रोसेस अगर हम लोग करेंगे, वो इंटरव्यूज इवन के टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो सकता है हमारे पास, वो फेस टू फेस मीटिंग्स वगैरह भी हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो डाटा हमारे पास आएगा वो डाटा कहलाएगा प्राइमरी डाटा। लेकिन अगर हम किसी और के डाटा को अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं, ऐसी सिचुएशन में अब डाटा वो हमारा तो नहीं है, वो डाटा पहले से मौजूद है, और अगर पहले से मौजूद है तो फिर सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। अब इसमें अगर आप लोग देखें ना, हर किस्म की पब्लिकेशंस, पब्लिकेशन मीन्स दैट बुक्स से जो आपको नॉलेज वगैरह मिल रहा होता है, ये पब्लिकेशंस ही है ना, कि किसी भी बुक्स वगैरह से, इवन के न्यूज़पेपर से अगर आपको किसी बात का पता चल रहा है, कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, इवन के वेब ब्राउजिंग आपने की, इंटरनेट सर्च, वेब ब्राउजिंग गूगल पे जाके सर्चिंग की, तब भी डाटा तो वो पहले से मौजूद था, आप लोग तो सिर्फ उस डाटा को यूज करने के लिए उसकी सर्चिंग कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में वो सेकेंडरी डाटा ही है, वो किसी और का डाटा है। इसी तरह से अगर आप किसी गवर्नमेंट का डाटा उठा लेते हैं, आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डाटा उठा लेते हैं,
गवर्नमेंट ने आपको बताया है कि यहाँ पर हमारे पास कितने मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने चिल्ड्रंस हैं, एटसेट्रा, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, तो ये सारे का सारा ये अब गवर्नमेंट का डाटा है, ये डाटा आपका नहीं है। तो ये सारे का सारा आपके लिए कौन सा डाटा बन जाएगा? सेकेंडरी डाटा। अच्छा, अब जरूरी नहीं जो डाटा आपके लिए सेकेंडरी है वो मेरे लिए भी सेकेंडरी है। हो सकता है मैंने डाटा कलेक्ट किया, अब जब मैंने कलेक्ट किया मेरे लिए तो प्राइमरी है, लेकिन मेरे ही डाटा को आपने यूज कर लिया, तो अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेम डाटा सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। मतलब ये कि सपोज करो कि हमारी पहली पहली क्लास थी और सर मुबशिर साहब की पहले मुझसे पहले क्लास हो गई। वो आपकी क्लास में आए, उन्होंने देखा इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे हैं, इतने मेल हैं, इतने फीमेल्स हैं, और इस किस्म की इंफॉर्मेशन वगैरह उन्होंने कलेक्ट कर ली, उन्हें पता चल गया। ऑफिस में गए तो मैं बैठा हुआ था, मैंने उनसे पूछ लिया इधर आने से पहले, मैंने कहा इस बैच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने मेल कितने फीमेल्स हैं, ये जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने उनसे पूछ ली। अब वो मुझे इंफॉर्मेशन बताएंगे, वो इंफॉर्मेशन बेसिकली मैंने तो नहीं कलेक्ट की हुई थी, वो तो पहले से उन्होंने कलेक्ट की हुई थी। अब मुझे वो जितनी भी इंफॉर्मेशन देंगे ना, वो सारी की सारी मेरे लिए सेकेंडरी इंफॉर्मेशन बन जाएगी। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं। हम लोग दोनों ना 8 बजे पहुंच गए, उन्होंने इस बैच में आना था आपके वाले बैच में, मैंने किसी और अपनी क्लास में जाना था, मैं कैफ की क्लास पढ़ाने चला गया। लेकिन इस बैच में आने से पहले मैंने उनसे कह दिया था कि जब आप इस बैच में जाए ना तो आपने वापसी पर मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बताने हैं, मेल फीमेल्स की क्या रेशोस हैं ये भी बतानी है, और जो जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी मैंने कहा जरा आप कलेक्ट करके ना मुझे बता दीजिएगा। आफ्टर क्लास हम ऑफिस में मिले, मैंने उनसे वो इंफॉर्मेशन ले ली। मेरे लिए कौन सी इंफॉर्मेशन है? प्राइमरी। अब प्राइमरी इंफॉर्मेशन है क्योंकि मैंने उनको पहले से इंस्ट्रक्शंस देकर भेजा था, और उन्होंने जो काम किया वो मेरे बिहाफ पर किया है। अब वो मेरे लिए प्राइमरी इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट केस में अगर आप लोग देखें तो मैंने उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई थी, उन्होंने अपना डाटा अपनी मर्जी से कलेक्ट किया। वैसे हम मिले तो मैंने उनसे डाटा रेलिवेंट जो डाटा था एक्सट्रैक्ट करवा लिया, तो अब वो मेरे पास सेकेंडरी बना था। लेकिन जब मैंने उनको इंस्ट्रक्शन देकर भेजा कि भाई मुझे ये डाटा चाहिए, हाँ वो डाटा कलेक्ट करने के लिए जरूरी नहीं मैं खुद मार्केट में निकलूं, भाई मैं अपने बिहाफ पर किसी और से काम करवा सकता हूं। सेम केस गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट आपके घरों में खुद आती है? उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट टीचर्स वगैरह हो गए, वो आते हैं, वो पूछते हैं कि हाँ जी कितने लोग आप लोग रहते हैं, कितने मेल हैं फीमेल हैं, बच्चे कितने हैं, क्या क्या एजेस हैं, इस किस्म की सारी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन वगैरह बेसिकली वो अपने लिए नहीं कलेक्ट कर रहे, अगर इन केस वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से सेंसिस ना करवा रही होती, मर्दमशुमारी ना करवा रही, क्या आप उसको डाटा देते? नहीं। कभी क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया हुआ है। तो वो जो डाटा है ना वो बेसिकली गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी डाटा है। लेकिन अगर इन केस उस पर्सन को खुद भी वो डाटा यूज करना हो तो उसके लिए वो डाटा कौन सा बनेगा? सेकेंडरी डाटा बनेगा, क्योंकि वो डाटा उसका नहीं है, वो डाटा गवर्नमेंट का है। सेम केस अगर सर मुबशिर वसीम ने अब वही डाटा यूज कर लिया तो उनके लिए अब वो सेकेंडरी, हालांकि उन्होंने खुद कलेक्ट किया हुआ है, उनके लिए सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि वो डाटा तो मेरा था, मैंने उनसे कहा था आपने ऐसे ही करना है। क्वेश्चन क्लियर? आपने यही कुछ पूछना था ना? अच्छा जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, आई होप कि आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। कहते हैं कंज्यूमर सर्वे रिजल्ट्स, किसी भी किस्म का कोई भी बात आ जाए स्टेटमेंट के अंदर, एक्सपेरिमेंट की, सर्वे की, ऑब्जर्वेशन की, इन्वेस्टिगेशंस की, हमेशा प्राइमरी को जाके टिक कर देना कि ये हमारा प्राइमरी डाटा है। लेकिन वो सर्वे, एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन वो सब कुछ न्यू होनी चाहिए। कोई पहले से किया हुआ है ना एक्सपेरिमेंट तब सेकेंडरी बनेगा, कोई पहले से सर्वे किया हुआ है और आपने उसके रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर लिया तब भी सेकेंडरी ही बनेगा। कहते हैं कंज्यूमर सर्वे रिजल्ट डोजेज आउटपुट फॉर अ ड्रग एक्सपेरिमेंट, सेकेंडरी क्या? पब्लिश स्टैटिस्टिक्स ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इन द मार्केट, अर्लियर नॉन एक्सपेरिमेंटल, अब जैसे उसने कहा था ना कि अर्लियर नॉन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ द ड्रग यूजेज एंड रिएक्शंस, ये मेरे पास सेकेंडरी है। लेकिन अगर हम लोग
खुद से कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे किसी भी ड्रग्स की यूजेज का हमें पता चलता है कि कितनी, आप जाते हैं ना कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं, अब देखिए सारी टैबलेट्स एक जैसे मिलीग्राम्स में नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट मिलीग्राम्स में है। फिर अगर आपको कोई सिरप दे देते हैं डॉक्टर्स, तो आपको बताते हैं कि भाई इसमें से 1 चम्मच है, इसमें से 2 चम्मच है, बताते हैं ना। डोजेज के बाद उनका पहले से एक्सपेरिमेंट होता है कि इस एज के लोगों को इतनी डोजेज देंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी, अगर आप उससे ज्यादा या कम करते हैं तो आपको नुकसान दे जाती हैं वो चीजें। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो किसी न्यू मेडिसिन के बारे में तो आपके लिए प्राइमरी डाटा बनेगा, लेकिन अगर सेकंड टाइम हो रहा है, मतलब पहले से मौजूद है उनके रिजल्ट, तो फिर सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? दैट्स ऑल फॉर टुडे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।